जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, जैसा कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर 4 को डिटेल में देखा और उसको जल्दी से गो थ्रू करके हमने उसको एंड किया। कल तक हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अभी लास्ट लेक्चर में हमने वो कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 4 की रिवीजन। अभी हमने देखना है कि चैप्टर 4 में ये टॉपिक्स हमने सारे स्टडी कर लिए थे। इंट्रोडक्शन फोर्स ऑफ बॉडीज़, एडिशन ऑफ फोर्सेज, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, मूवमेंट ऑफ फोर्सेज एंड कपल, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी। ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। उनके कुछ अगर रिवीजन हम देखें, क्वेश्चंस देखें, कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, उनको अगर देख लें उसके मुताबिक हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इक्विलिब्रियम प्लस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। सबसे पहले जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इन अ राइट ट्राइंगल द लेंथ ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है बेस की 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है डेट इज 3 सेंटीमीटर। तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, डेट इज एच स्क्वायर, डेट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम हियर। तो वहां से आप इजीली हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, एच यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको मैं एक और फार्मूला तरीके से लिखूं तो वो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा जो कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है। दूसरे पार्ट में है साइन थीटा आपने फाइंड करना है। तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था, सम पीपल हैव दैट इज साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ से सॉरी यहाँ पे गिवन है 3, वो आपने पुट कर देना है और एच आपने फाइंड कर लिया था लास्ट पार्ट में, तो उसमें आप यहाँ पे पुट करेंगे, साइन थीटा इजीली निकल आएगा। ठीक है, जस्ट फार्मूले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और बाकी आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा अगर देखा जाए तो कॉस थीटा में होता है दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमने लास्ट पार्ट में निकाला था, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इजिली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा नहीं लिखा हुआ, टेन थीटा आप खुद ही लिख लें, टेन थीटा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फोर्थ वन दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूला है। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है हमें, बेस की वैल्यू भी पता है, जस्ट पुट करना है, टेन थीटा की आंसर आ जाएगा। तो ये सारे आंसर हम इजिली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन बी लूजन अ नट। एक फोर्स की वैल्यू दी गई है दैट इज 150 न्यूटन, नट को अप्लाई कर रहे हैं और उस पर लूज कर रहे हैं स्पैनर की मदद से विद 10 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, and what should be the length of the spanner if loosen the same nut with a force of 60 न्यूटन। ठीक है, वो पूछ रहा है कि हमारे पास what should be the length, लेंथ कितनी होगी जब हमारे पास स्पैनर की लेंथ कितनी होगी जब हमारे पास फोर्स 60 न्यूटन हो जाए। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 60 पे आ जाए तो स्पैनर की लेंथ कितनी होगी, वो हमसे पूछा जा रहा है। लूजन दी सेम बट सेम नट को हम लूज कर रहे हैं, उसी नट को हम लूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सेम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू आर एफ होता है। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू भी पता है और एफ की वैल्यू भी पता है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे आर वन एफ वन। तो हमारे पास हमने फाइंड करना है आर टू एफ टू, और यहाँ पे एफ टू की वैल्यू भी हमें पता है, एफ वन की पता है, आर की वन की पता है, आर टू हमने फाइंड करना है। आर टू इक्वल टू आर वन एफ वन डिवाइडेड बाई एफ टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं कि हमारे पास R1 की वैल्यू जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर, वो आप पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू इजीली आ जाएगी जो कि पार्ट 1 का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही ये सारा कुछ आप कर लेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट विद अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर।
तो हमारे पास अब लेंथ रिड्यूस कर दी और कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सेम वही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। R1 F1 इक्वल टू R2 F2। अब हमने F2 फाइंड करना है, R2 हमें गिवन है। तो F2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, R1 F1 डिवाइडेड बाय R2। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। R1 की वैल्यू है 10, ठीक है। F1 की वैल्यू है दैट इज 150 जो कि रिटर्न है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज F2। क्लियर? तो यहाँ तक सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 था। इसी तरह पार्ट 3 में देखेंगे, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन अ सीसा। सीसा में हमारे पास एक मोटा पर्सन, एक मोटा चाइल्ड जो है वो बेसिकली स्मॉल चाइल्ड के साथ खेल सकता है सीसा पे। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, वो ऐसे इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरे का वेट कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका वेट कम है वो हैवी पर्सन को, जो हैवी चाइल्ड है उसको ऊपर नहीं कर सकता, उसे नीचे मतलब या खुद नीचे नहीं होगा, वो ऊपर नहीं हो सकेगा क्योंकि उसमें इतनी फोर्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद टू चाइल्ड्स आर सिटिंग ऑन द सीसा सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, व्हाट इज द नेट टॉर्क इन दिस सिचुएशन। तो नेट टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो चाइल्ड हैं और सीसा में बैठे हुए हैं और वो स्विंग नहीं कर रहा, तो उस पर नेट टॉर्क क्या होगा। क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, और जीरो क्यों हो गया, क्योंकि वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को और मूव नहीं कर रहे, स्विंग नहीं कर रहे। तो दैट्स मीन दे आर इन इक्विलिब्रियम एंड द नॉट नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि डायग्राम की मदद से सॉल्व हो रहा है। लैडर लीनिंग एट अ वॉल एज शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम हाउ। इक्विलिब्रियम में कैसे है ये लैडर, क्योंकि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में ऐसे है कि हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे समीशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो होगा और समीशन ऑफ टॉ इक्वल टू जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेज इस लैडर पे लग रही हैं और लैडर दीवार पे लगा रहा है वो बैलेंस कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, जिसकी वजह से ना तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ना ही फोर्सेस का इफेक्ट आ रहा है। तो दैट्स मीन इट विल बैलेंस दिस लैडर विद द हेल्प ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लैडर बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन। नेक्स्ट हम चलते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा है। द वेट ऑफ द लेटर इज इन द फिगर, जो कि मेंशनड है, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, द वॉल पुशेस द लेटर एट दिस पॉइंट एंड दस प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो वॉल है हमारे पास, वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह फोर्स लगाएगा और जो लेडर है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो एक एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। So does ladder satisfy the second condition of equilibrium? Yes, it is satisfying because both the forces that will act the torque toward clockwise and the anti-clockwise that cancel each other. वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्वेश्चन, डज द स्पीड ऑफ द सीलिंग फैन गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। तो जो सीलिंग फैन की स्पीड है वो इंक्रीज होती रहती है टाइम के साथ। ऐसा नहीं है, क्या होता है कि वो ऐसा ऐसा इंक्रीज तो होती है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन एक टाइम आता है, एक लिमिट आती है कि वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख लेता है। ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट रखता है और बैलेंस कर देता है अपनी स्पीड को, डेट्स वाई। तो वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, it is the speed is constant of the ceiling fan when it is at constant speed moving। और इसी तरह जब हमारे पास इनिशियली देखा जाए तो इनिशियली वो ऐसा ऐसा स्पीड इंक्रीज ही कर रहा होगा अपने टाइम के साथ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, डज द फैन सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब हमारे पास फैन जो है वो एक सेम स्पीड के साथ मूव करे। तो वहाँ पे यस, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्या था कि समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो वहाँ पे हमारे पास है ही एक ही टॉर्क जिसमें हमारे पास एक ही साइड पे वहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बॉडी मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही।
तो हम तो पहले कह रहे थे हो रही है या हमें बैलेंस लग रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव की जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या क्लॉकवाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, क्योंकि हमारे पास ये रिवीजन क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने डिस्कस किए अबाउट द फोर्थ चैप्टर। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है डिविजन 9 के बारे में, और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है साइक्लिस्ट पुशेस द पेडल ऑफ अ बाइसाइकिल, दिस फॉर्म्स द कपल। ये कपल फॉर्म कर रहा होता है, डेट एक्ट्स ऑन द पेडल। एक तरफ से पेडल हम नीचे पुश करते हैं, दूसरी तरफ से ऊपर आ रहा होता है, तो वो पेडल का बेसिकली कपल प्रोड्यूस हो रहा होता है। पेडल कॉजेज द wheel to turn, making a rear wheel of a bicycle to rotate। तो यहाँ पे हमारे पास पेडल जो मूव करते हैं वो रियर पीछे वाले व्हील को रोटेट कर रहे होते हैं, ताकि जो है बाईसाइकिल आगे तरफ मूव करे, रोटेट करके आगे तरफ चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन 9 में है व्हीकल आर मेड हैवी एट द बॉटम। तो व्हीकल है वो नीचे की तरफ से हैवी बनाए जाते हैं, क्योंकि ताकि वो टर्न ना कर जाएं इजिली, बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी कायम रखें, और मतलब जल्दी से गिर ना जाएं और टर्न ना हो जाएं। तो वो मतलब क्या हुआ, व्हीकल का ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी हमारे पास वही हैं, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को भी, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाए गए हैं। तो उन सब को आपने देखने हैं, और उन सब को देख के आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हुआ तो इनको डिस्कस कर लीजिए।